अब हम लोग देखेंगे कि एसिड बेस साल्ट का हमारा जो है आज का दूसरा वीडियो है, ठीक ना, दूसरा क्लास हो रहा है। इसमें हम लोग पढ़ चुके थे स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के बारे में पढ़े थे, और तुम्हारा जो है ऑर्गेनिक और जो मिनरल एसिड के बारे में हम लोग पढ़े थे। अब जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड क्या होता है। एसिड का जो है कंसनट्रेशन के बेस पर जो है हम लोग देखेंगे दो टाइप का हुआ, कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। सबसे पहले जो है यहाँ पर टर्म आता है कंसनट्रेशन। कंसनट्रेशन जो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशंस। अगर ज़्यादा है अमाउंट प्रेजेंट तो कंसनट्रेशन ज़्यादा हुआ, और अगर कम प्रेजेंट है तो कम कंसनट्रेशन हुआ, ठीक ना। अगर डिजॉल्व फॉर्म में रहेगा तब, जैसे मान लेते हैं वाटर में, अगर मान लेते हैं कि वाटर में हमने एसिड दो बीकर ले लिए, और इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, ये वाटर है और ये मान लेते हैं 100 ml मान लेते हैं, और इसमें भी हम 100 ml ही लेते हैं, ये वाटर है। जनरली डाइल्यूट करने के लिए जो होता है एसिड को हम लोग जो है किसमें, वाटर में एसिड डालते हैं, ना कि एसिड में वाटर, ठीक ना। तो वाटर में हम लोग ये H2O है, दोनों H2O है। अब इसमें जो है एसिड हम लोग धीरे धीरे करके पोर कर रहे हैं, ठीक है। ये ग्लास रॉड है और इसके थ्रू जो है हम लोग पोर कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है ये हम मान लेते हैं कि 20 ml जो है एसिड पोर किए, ठीक ना, 20 ml। या फिर हम लोग जो है ऐसे करके पोर कर सकते हैं और इसको स्टाइर करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, मिलाते रहेंगे, ठीक ना। या फिर इसके बीकर के कॉर्नर से हम लोग क्या करते हैं, सरफेस से हम लोग जो है एसिड डाल सकते हैं, ठीक ना। अब इसमें 20 ml हो जाएगा तो ये 120 हो जाएगा ml। अब इसमें जो है 40 ml हम मान लेते हैं कि इसमें एसिड डाल रहे हैं, H2SO4 ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें 40 ml डालें, दोनों का अमाउंट ये हो गया 140। अब जो है 140 ml आ जाएगा ये, और ये हो गया 120 ml। अब इस दोनों में जो है किसमें कंसंट्रेशन जो है एसिड का ज़्यादा है, 140 वाले में क्या है, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा एसिड का। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह जो है एसिड मोर कंसंट्रेटेड है देन दिस बीकर, बीकर ए से बीकर बी से। ये ए बीकर मान लो, ये बी बीकर मान लो, तो बी का जो है ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा देन द ए, ठीक है। अब जो है यहाँ पर अगर इससे ज़्यादा मिलाते हैं तो उसमें ज़्यादा आएगा, ठीक ना। मतलब जितना ज़्यादा डिजॉल्व कर सकते हैं उसका कंसंट्रेशन उतना ही होगा। अगर अब एसिड जो होता है, कंसंट्रेटेड एसिड जो होता है, अगर बात करोगे कंसंट्रेटेड एसिड, तो इसमें जो होता है अमाउंट ऑफ एसिड जो है बहुत ही ज़्यादा होता है अमाउंट ऑफ वाटर से। इट कंटेंट्स मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, कम से कम जितना रह सकता है उसके डिजोल्यूशन के लिए उतना ही वाटर हो, ज़्यादा ना हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। और डाइल्यूट एसिड किसको बोलोगे, जिसमें कि मच मोर अमाउंट ऑफ वाटर हो, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर होगा, उसको हम लोग बोलेंगे डाइल्यूट, ठीक ना। इसमें अमाउंट ऑफ वाटर जो है ज़्यादा होगा अमाउंट ऑफ एसिड से। अब इसके कॉन्सेप्ट के बेस पर यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या पाते हैं कि ऐसे तो दोनों हमने डाइल्यूट ही किया है, दोनों को डाइल्यूट किया गया है, लेकिन हमने कंसंट्रेशन के टर्म को समझाने के लिए ये बताया कि इसमें जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ एसिड का, क्योंकि ज़्यादा एसिड डिजॉल्व हुआ, और इसमें कम है। तो अगर मान लेते हैं ये दोनों डाइल्यूट ही है, दोनों डाइल्यूट एसिड ही हुआ, एक मोर डाइल्यूट और एक लेस डाइल्यूट, ये मोर डाइल्यूट होगा, ये लेस डाइल्यूट होगा, सॉरी ये मोर डाइल्यूट और ये लेस डाइल्यूट होगा, ठीक ना। लेस डाइल्यूट का मतलब इसमें वाटर ज़्यादा है, इसमें वाटर इसके कंपेयर में कम हुआ। 140 में जो है 100 ही है और यहाँ 120 में 100 है, तो इसमें वाटर ज़्यादा ना हो गया, तो ये मोर डाइल्यूट है और ये लेस डाइल्यूट, क्लियर है। और कंसंट्रेटेड एसिड जब रहेगा बात, तो उसमें क्या होगा कि एसिड जो होगा ज़्यादा होगा वाटर से। अब यहाँ पर देखो इस दोनों में डेंजरस कौन होता है, कंसंट्रेटेड एसिड जो है मोर डेंजरस होगा, ठीक ना, और एसिड बर्न काउज कर जाएगा। लेकिन डाइल्यूट एसिड उतना ज़्यादा जो है डेंजरस नहीं होता है, ठीक ना। तो होगा हल्का, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा। जैसे बाथरूम का एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड ही है दोनों, और बैटरी का जो कार बैटरी का जो एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये दोनों जो होता है तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड है। लेकिन जो बाथरूम का जो एसिड होता है उसका कलर देखोगे तो येलो टाइप का होता है, और वह जो है डाइल्यूट एसिड है। और इसमें जो है जो कार बैटरी में है वो कंसंट्रेटेड एसिड है, तो इससे एसिड बर्न करेगा, ठीक ना। मतलब स्किन बर्न हो जाएगा, स्किन झुलस सकता है, या फिर जो क्लॉथ पे अगर गिरा तो वो क्लॉथ जल जाएगा। हाँ, इन्वर्टर वाले में भी
इन्वर्टर वाले में भी सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो वो कंसनट्रेटेड एसिड हम लोग उसमें यूज करते हैं। क्लियर है। अब जो है हम लोग आते हैं डाइल्यूट एसिड जो है ऑब्टेन होगा कब, जब हम लोग कंसनट्रेटेड एसिड को वाटर में डालते हैं तो डाइल्यूट एसिड ऑब्टेन होगा, ठीक ना। हम लोग जनरली जो है डाइल्यूशन के लिए क्या करते हैं, धीरे धीरे करके जो है मतलब कि वाटर में एसिड डालते हैं, एसिड में वाटर नहीं डालते हैं। क्यों नहीं डालते हैं कि अगर हम लोग वाटर में एसिड डालेंगे धीरे धीरे करके तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा डाइल्यूशन के बाद वह क्या हो जाएगा, वह हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा वाटर के थ्रू, जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है उससे एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ज़्यादा कुछ लॉस नहीं होगा, आसानी से बन गया। लेकिन जब वाटर ऐड करेंगे कंसनट्रेटेड एसिड में, ठीक ना, तो जो अचानक से सडनली जो है तुम्हारा जो है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है रिलीज करेगा, जो कि क्या करेगा, वाटर को जो हम लोग ऐड किए उसको जो है बबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक ना, वेपर बनेगा ना वाटर वेपर, उसको बबल के फॉर्म में कर देगा और वो स्प्लैश के फॉर्म में जो है ब्लास्ट करेगा बाहर में, ठीक ना। इससे क्या होगा, या फिर वहाँ पर स्प्लैश की तरह होगा ब्लास्ट, तो जैसे ही एयर के सरफेस पर आएगा, जैसे मान लेते हैं बबल जैसे ये हुआ ना, तो जैसे यहाँ पर जब ऐड किए, ये एसिड है और इसमें तुम जैसे ही वाटर ऐड करोगे तो इसका एक बबल बनेगा, वाटर तो ऐड हो गया, तो ये बबल बनेगा, तो ये सरफेस पर जैसे आएगा तो ये ब्लास्ट कर जाएगा ना ऐसे करके, ठीक ना, सरफेस पर प्रेशर डिक्रीज होने के कारण, तो ये स्प्लैश हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा, एसिड को वो ऊपर की तरफ फेंक दिया और इससे जो है जहां भी गिरेगा उसमें जो है एसिड बर्न काउज कर जाएगा। तो यही लिखा हुआ है, इफ वाटर इज एडेड टू द कंसंट्रेटेड एसिड टू डाइल्यूट इट then a large amount of heat is evolved at once and this heat changes some of the water to steam and explosively steam को explosively release करेगा which can splashes the acid on our face or clothes and cause acid burn। क्लियर है, कोई डाउट? चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। बेसिसिटी जो होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एसिड, ठीक ना। एसिड में हो सकता है ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा हो। जैसे मान लेते हैं कि CH3COOH, ठीक ना, एसिटिक एसिड, ठीक ना, तो एसिटिक एसिड में जो है यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 4 हो गया, 3 और 1 4। लेकिन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन अगर बात करें तो वो कौन सा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होगा, तो सिर्फ जो है एक ही हाइड्रोजन जो है रिप्लेसेबल है, ठीक ना, और वही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होता है जो कि तुम्हारा क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ हो या फिर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हो, ठीक ना, तो वह जो है तुम्हारा क्या होगा, हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा रहता है वो रिप्लेसेबल होता है, सिंपल सा। यहाँ कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड है तो यहाँ पर हटेगा ही नहीं, तो CH3COOH, तो ये जो है हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, ठीक ना, तो ये बना देगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस, हाइड्रोजन आयंस दे दिया ना। अब ये हाइड्रोजन आयन अगर 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे तो ये क्या बना देगा, H प्लस और प्लस H प्लस, तो बना देगा H2, ठीक ना। तो इस तरह से जो है तुम्हारा हाइड्रोजन गैस क्या होगा, रिप्लेसेबल हो जाता है। क्लियर है, नो डाउट। अब जो है यहाँ पर जो है इसी को बोलते हैं, जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकता है उसके बेस पर उसको क्या बोलते हैं, उसका बेसिसिटी बोलेंगे। तो ये एसिटिक एसिड का बेसिसिटी कितना हो गया, 1, एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस होता है इसलिए इसका हो जाएगा बेसिसिटी 1। तो उसी तरह से नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन के बेस पर जो एसिड को जो डिवाइड किया गया है, मोनोबेसिक, डायबेसिक, ट्राइबेसिक, टेट्राबेसिक, ऐसे। तो यहाँ पर मोनोबेसिक जो है इसका बेसिसिटी 1 होता है, मतलब इट हैज़ ओनली 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। मोनोबेसिक, इफ एसिड हैज़ 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन देन इट इज डायबेसिक, और इसमें बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें H2SO4 इसका एग्जाम्पल आया, और इसमें मोनोबेसिक के लिए जो होगा HCl, HNO3 ये सब आएगा। थर्ड ट्राइबेसिक, इसमें जो होगा नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इज 3, सो इट्स बेसिसिटी इज 3, तो H3PO4। क्लियर। अब जो है यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड हम लोग देखेंगे। एसिड जो होगा हमारा सोर टेस्ट होता है, खट्टा लगेगा स्वाद में। एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। एसिड सॉल्यूशन जो होता है कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन्स दैट एसिड बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स। Electrolytes are those chemical substances that can conduct electricity, are known as electrolytes, and acid solutions are also electrolytes since it conduct electricity.
एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, जैसे जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड से साथ करोगे तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो याद रखना कि व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड देन हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। और हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करेंगे? तो हाइड्रोजन व्हेन बर्निंग स्प्लिंटर इज ब्रिंगिंग नियर टू द माउथ ऑफ द बीकर filled with hydrogen gas, then hydrogen gas burned with pop sound. Okay, clear? ये ध्यान रखिएगा। अब हमारा जो है जब एसिड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट देन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये याद रखिएगा कि मेटल कार्बोनेट को जब एसिड से रिएक्ट करोगे तो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O बनेगा, और जब मेटल बाइकार्बोनेट यानी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिड से करोगे तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। और जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करोगे तो सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा लिक्विड फॉर्म में। ये याद रखिएगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका टेस्ट कैसे करेंगे, ठीक ना? तो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पासेस थ्रू लाइम वाटर देन इट लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। जब लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है तो लाइम वाटर कैसा हो जाता है? मिल्की कलर का हो जाएगा। ये होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज़ वाइट प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट जो होता है सॉलिड सब्सटेंस होगा जो सेपरेटेड आउट हो जाएगा सॉल्यूशन से, उसको हम लोग प्रिसिपिटेट कहेंगे। प्रिसिपिटेट मतलब क्या होता है? द सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस दैट आर सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्रिसिपिटेट, ठीक ना? तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जो है वाइट प्रिसिपिटेट है। व्हेन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज पासेस थ्रू दिस सॉल्यूशंस लाइम वाटर से, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट से जब पास करोगे, रिएक्शन जब होगा CO2 से एक्सेस पास करेंगे वाटर के साथ जो रहेगा, तो क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देगा जो कि सॉल्युबल होता है वाटर में, और यह कलरलेस हो जाएगा, ठीक ना? तो ये जो है जब कैल्शियम कार्बोनेट मतलब जो तुम्हारा बना, एक्सेस का मतलब यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये दो स्टेप में हमने बताया कि जो ये स्टेप बना, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जब इससे पास करोगे तो वो कलरलेस हो जाएगा, और ये कलरलेस जो होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फॉर्मूला होगा CaHCO3(2). ठीक है, क्लियर है ना? देखिएगा, अब जो है एसिड जो है जब रिएक्ट करता है बेस या अल्कलीज के साथ तो ये सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो याद रखना है कि हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़े थे। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मीन्स जब एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है जनरली, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर देखोगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये सोडियम क्लोराइड क्या है? सॉल्ट है, और वाटर बना देगा। सोडियम क्लोराइड जो है न्यूट्रल सॉल्ट है, सॉल्ट में हम लोग पढ़ेंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, और ये एक तरह से एंटासिड की तरह काम करता है। एंटासिड, ठीक ना? एंटासिड मत सोच लीजिएगा, एंटासिड है। एंटासिड्स आर द बेस दैट न्यूट्रलाइजेज द एसिडिटी ऑफ स्टमक इज नोन एज एंटासिड्स। तो ये जो है स्टमक में कभी कभी क्या होता है कि एसिडिटी बढ़ जाता है। अब एसिडिटी बढ़ जाता है तो उसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए जो है हम लोग कुछ सब्सटेंस एक सॉल्यूशन फॉर्म में लेते हैं। जैसे इनो लेते हो तो इनो में जो है क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है और प्लस टार्टरिक एसिड होता है। तो वो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो जो है तुम्हारा टार्टरिक या साइट्रिक एसिड रहेगा अलग अलग। तो उसमें जो होगा तुम्हारा वो एंटासिड की तरह काम करता है। उसी तरह से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी तुम्हारा एंटासिड की तरह काम करता है, ठीक ना? तो और बेकिंग सोडा याद रखिएगा, बेकिंग सोडा तुम्हारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये सब जो है एंटासिड की तरह काम करेगा, ठीक है? एसिड जब रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड से, और तुमको पता है क्या मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो ये भी एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, एसिड बेस रिएक्शन हो गया। तो एसिड बेस रिएक्शन होगा तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जैसे कॉपर ऑक्साइड यानी copper-2 ऑक्साइड, ये इसको बोल सकते हो क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक ना? जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से साथ करेगा रिएक्शन तो क्यूप्रिक क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा और वाटर बनेगा। ये क्यूप्रिक क्लोराइड जो होता है ये ब्लू ग्रीन कलर का होता है, और copper-2 ऑक्साइड यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक ना? तो ये जो है तुम्हारा एसिड बेस रिएक्शन ही है, इसमें भी तुम्हारा सॉल्ट और वाटर बना। और एसिड जो होता है कोरोसिव नेचर का होता है, जो
कंसनट्रेटेड एसिड होगा वो क्लॉथ पे या स्किन पर अगर गिरता है तो वो बर्न कर देगा, तो इसलिए जो है इसका कोरोसिव नेचर होता है। इसको स्टोर करने के लिए हम लोग ग्लास जार का यूज कर सकते हैं या फिर प्लास्टिक जार का, क्योंकि प्लास्टिक और ग्लास जो होता है वह दोनों जो है नॉन कोरोसिव होता है, एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, इसलिए एसिड को स्टोर करने के लिए हम लोग ग्लास जार या फिर प्लास्टिक का जार यूज करते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए अब बस अगले क्लास में अब होगा, ठीक है।